गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो है एनसीईआरटी। देखिए, जो भी पेपर होता है उसमें सबसे पहले बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कि भाई एनसीईआरटी, कि भाई यदि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली तो उससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम एनसीईआरटी की एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जो सिलेबस वाइज, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सभी सब्जेक्ट की हर क्लास की हर चैप्टर की समरी लेकर आएंगे। तो आज हम लोगों ने शुरू किया है क्लास 6 का चैप्टर 1। ठीक है, और चैप्टर 1 क्या है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या है? दोबारा से बोलिए। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो कुछ भी है उसकी समरी करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें पढ़ना होगा व्हाट। देखिए, इस चैप्टर के शब्दों में ही ढूंढिए कुछ। इसने कह रखा है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो ये सभी किस चीज़ के बारे में बता रही है? ये सभी हमको बता रहे हैं टाइम के बारे में। ठीक है, कि भाई उस टाइम पर क्या हुआ होगा, कब हुआ, कैसे हुआ होगा, किन लोगों ने किया होगा, कैसे, किस चीज़ के द्वारा किया होगा। ये सभी किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? टाइम के बारे में। तो हमने क्या इस चीज़ के बारे में पढ़ना है? टाइम के बारे में। अब जैसे कि मान लीजिए मैं हवाई जहाज़ में जा सकता हूँ, बस में, बाइक से जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी वो सिर्फ बस में जा सकते थे या फिर बाइक में। और उससे पहले मेरे दादाजी वो सिर्फ साइकिल पे जा सकते। तो उससे पीछे पीछे यदि हम जितने पीछे जाएंगे नहीं, उसी तरह हमारे रिसोर्सेज तो कम होते जाएंगे। लेकिन हमें पीछे के बारे में पता चल जाएगा कि भाई वो लोग कैसे क्या करते थे, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन क्या करते थे, क्या लैंग्वेज थी, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह से बोलते थे, कैसे हाउस थे उन लोगों के। ठीक है, कि और वो ट्रेड कैसे करते थे। ठीक है, तो वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे व्हाट, मतलब कि क्या, हमें क्या क्या चीज़ें मिली है। जैसे फूड, कि भाई वो क्या जौ खाते थे, या वो चावल खाते थे, वो गेहूं खाते थे, वो या मक्का खाते थे। ठीक है, फूड के बारे में पता चला कि भाई वो वेज थे या फिर नॉन वेज थे, क्या वो शिकार हंटर करते थे या फिर सिर्फ वेजिटेरियन ही थे, या फिर मतलब कि सिर्फ फसल पर ही डिपेंड थे वो। ठीक है, और सेकंड है क्लोथ। ठीक है, क्लोथ की भाई वो कैसे कपड़े पहनते थे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई बर्फ वाला एरिया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंटर तो होता होगा, लेकिन वो लोग बहुत हैवी कपड़े ही पहनते होंगे। लेकिन यदि जहाँ पर गर्मी है वहाँ पर वो कम कपड़े पहनते होंगे। ठीक है, आगे है हाउस। हाउस, कि भाई वो लोग, अब किसी के हाउस से हमें उन लोगों के कल्चर का 80 to 90% पता चल जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे कोई हाउस है और वो दब गया है, यदि हम उसकी खुदाई करेंगे तो वहाँ से चीज़ें तो निकलेगी, जो जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो सभी तो निकलेगी। ठीक है, उन चीज़ों से पता चल जाएगा कि भाई ये कैसे रहते थे, क्या क्या खाते थे, कैसे कपड़े थे, मतलब कि उन लोगों की मूर्तियां भी मिलेगी वहां पर, उनकी कोई चित्र भी होगा मूर्तियों पर, तो उन सब के बारे में पता चल जाएगा हमें। ठीक है, हाउस से मतलब कि भाई ये मतलब कि जॉइंट फैमिली में रहते थे या फिर मतलब कि छोटा परिवार था। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें हाउस से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया व्हाट। अब पढ़ते हैं वेयर। देखिए, फूड गैदर्स। देखिए, ये मैंने आपको एक एंशियंट इंडिया का नक्शा दिखाया है। अब देखिए, यहाँ पर हड़प्पा मिला है। ये मतलब कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो सभी यहाँ पर बेसिकली ज़्यादा थी। ठीक है, ये यहाँ पर साउथ में है।
और यहाँ पर को ये हमारे आगे मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत होने लगा, तो इस सभी लोग गंगा के एरिया में आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो फूड गैदर्स का मतलब क्या था कि भाई वो लोग क्या भोजन को इकट्ठा करते थे। जैसे हमारे आजकल अभी देख लीजिए कि जैसे ये अभी गेहूं का सीजन हुआ है, तो अभी हमने 1 साल के लिए गेहूं को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब स्टोर कर लिया तो क्या वो लोग भी पहले ऐसे ही इकट्ठा किया करते थे? ठीक है, या फिर मतलब कि जैसे यहाँ पर खेती की, यहाँ पर काटा, यहीं पर रहे, और फिर अगले 2-3 महीनों में वो फसल कटी, गए कहीं और पे चले गए। ठीक है, वहां पर गए, वहां पर काटी फसल उगाई, वहां पर खाए, फिर आगे चले गए। ठीक है, तो फूड गैदर में जैसे कि मतलब कि यहाँ पर रहे, यहाँ पर कुछ अवशेष तो रहेंगे उन फसलों के। ठीक है, उनसे पता चला कि भाई वो लोग क्या क्या खाते थे। ठीक है, आगे हंटर। ठीक है, हंटर कि भाई वो वेज थे या फिर नॉन वेज, क्या शिकार करके खाते थे या फिर फसल उगा कर खाते थे। ठीक है, तो उससे भी हमें बहुत सी मदद मिलती है। ठीक है, एनिमल रियरिंग, पशुपालन करते थे वो लोग कि भाई वो किस किस तरह के पशु पालते थे। जैसे कि सबसे पहला पालतू पशु था कुत्ता। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे भेड़ बकरी का पालन और होता गया। ठीक है, गायों का होता गया। ठीक है, फिर अब जैसे कि हम लोग पालन करते हैं, तो कुछ लोग तो दूध के लिए ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको मारने के मांस के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो हमें उससे भी मिलता है कि जैसे कि उनकी हड्डियां मिली है। अब जैसे मान लीजिए कोई हाउस है, उसके पास मतलब कि हमें बोन्स मिल जाते हैं, तो इसे पता चलता है कि भाई वो लोग यहाँ पर घर के बाहर ही या फिर अंदर में उसको एनिमल का शिकार करते थे और उसको पकाकर खाते थे। ठीक है, उन बोन्स से भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है ट्रैवल। ट्रैवल, ठीक, ट्रैवल से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है कि भाई वो कैसे मतलब कि जैसे कि ट्रेड कैसे करते थे, उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज थे, किस बैलों से करते थे या फिर किसी और अन्य जानवर से करते थे। ठीक है, और किस चीज़ का ट्रैवल ट्रेड करते थे वो लोग। ठीक है, कि भाई धान का करते थे या फिर कपास का करते थे। ठीक है, तो ट्रैवल से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, वार्स, नेक्स्ट है वार्स, युद्ध। ठीक है, युद्ध से भी हमें बहुत जैसे कि अभी अभी जो ये है उत्तर प्रदेश महाराज का, इसमें एक गांव है यहाँ पर, उसका नाम है सिनोली, SINAULI। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर हमें रथ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, डिस्कवरी चैनल पर मनोज वाजपेयी जी की भी ने इसके बारे में बताया गया पूरी डिटेल से, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, हमारे यहाँ पर मिले हैं रथ के साक्ष्य। ठीक है, कि भाई वो लोग वॉर करते थे क्या उन उस वॉर में, मतलब कि जैसे कोई एक कबीला है, वहाँ पर वॉर करते थे वो, तो उससे पहले वो क्या करते थे, उसकी तैयारी तैयारी के लिए कि भाई रथ कैसे बनाते थे, किस चीज़ के किस मेटल का यूज होता था। ठीक है, इबारत से कि क्या भाई उस कबीले में सभी लोग लड़ाकू थे। ठीक है, जैसे मतलब कि क्या महिलाएं भी लड़ाकू थी, क्या वो भी युद्ध में पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, तो जैसे घोड़ों का भी मतलब कि रख रखाव होता था कि भाई युद्ध के लिए नहीं तैयार किया जाता था। ठीक है, लोगों को भी तैयार किया जाता था, उनकी आर्मियां बनाई जाती थी। ठीक है, तो वॉर से भी अब मान लीजिए कोई इसी जगह पर युद्ध हो गया दो कबीलों में, मान लीजिए, अब मान लीजिए वो में बहुत सी उनका लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो मतलब कि वो उनके हथियार है वो तो वहीं पर ही रहेंगे, वहीं पर गिर जाएंगे, उनके जो क्लॉथ है वो भी वहीं पर रहेगा, उनकी डेड बॉडी वो भी वहीं पर ही रहेगी। ठीक है, तो इससे भी हमें साक्ष्य मिलते हैं कि भाई ये सब कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है किंगडम्स। देखिए, किंगडम्स के बारे में हमें बहुत सी जानकारी हमारे ओल्ड मतलब कि पुराने ग्रंथों से मिल जाती है।
ठीक है। उसमें मतलब कि बहुत ही डिटेल में दिया गया, मतलब कि जब कोई भी डायनेस्टी होती थी तो वो अपने दरबार में मतलब कि कुछ ऐसे विद्वानों को रखती थी कि भाई वो उनके वंश के बारे में लिखे, कि भाई क्या क्या उनके वश में होता है, कैसे राजकाज होता है, कैसे लोगों की बारे में मतलब की बातें हैं कि किस तरह से रहते हैं वो लोग, किस किस से ट्रेड करते थे। ठीक है, ये सब मतलब कि किंगडम्स के बारे में भी, वंशों के बारे में भी हमें पता चलता है कि भाई वो लोग कैसे रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेम्स ऑफ इंडिया, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम इंडिया सिंधु इन संस्कृत, जो हमारा इंडिया नाम दिया गया है वो सिंधु, संस्कृत में सिंधु होता है, उसी से इंडिया शब्द लिया गया है। ठीक है, सिंधु इज ए रिवर, हम सभी जानते हैं। ठीक है, संस्कृत में सिंधु और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करके इंडिया किया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ईरानियंस एंड ग्रीक सिंधुज और इंडोस, जो ईरानियन और ग्रीक थे उन्होंने हमें क्या क्या कहा, हिंडस, यानी कि जो सिंधु नदी है उसको ग्रीक में सिंडन कहते हैं। ठीक है, और सिंडन से हिंदी में आए तो उसे हिंदूज हो जाता है उसका। ठीक है, हिंदू कुश, जैसे कि हमारा जो हिमालय पर्वत है उसको पहले हिंदू कुश पर्वत कहते थे। ठीक है, और वहीं से निकल गया हिंदूज और इंडस, मतलब कि जो सिंधु नदी के और इसके आसपास के एरिया में रहते हैं उनको हिंदूज और इंडोस कहा गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बर्थ पीपल इन नॉर्थ वेस्ट इन ऋग्वेदा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट का एरिया। ठीक है, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट का एरिया। ठीक है, तो भरत पीपल इन नॉर्थ वेस्ट इन ऋग्वेद, जो हमारे ऋग्वेद में बताया गया है कि भरत कबीला था एक। ठीक है, उस भरत कबीले के नाम पर मतलब कि मतलब कि जैसे कि अब यार कबीले तो बहुत से हो गए। देखिए जैसे कि कबीले तो क्या भाई यही क्यों था एक स्पेशल, तो इसका मतलब कि एक तो इसने वार ज़्यादा की, युद्ध ज़्यादा किए। ठीक है, अब मान लीजिए कि भाई हम लोग कुछ अलग से करते हैं तो हमारी एक अलग से पहचान बन जाती है कि भाई ये तो वही होगा। ठीक है, उसने ही किया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए एक तो इनकी पीपल आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और एक ये वॉर भी करते थे। ठीक है, तो इससे मतलब कि भाई जानने लगे कि भाई एक भरत कबीला है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने हमें बाहर से आक्रमण कर दिया कि भाई वो भरत कबीला वो हमारी रक्षा कर लिया, क्योंकि वो लोग लड़ाकू है। ठीक है, अब इसीलिए उनको जानने लग गए कि भाई एक भरत कबीला है और वो बहुत ही बड़ा है, तो उसके नाम पर ही हम क्यों ना हमारा मतलब कि जैसे कि भाई कोई आक्रमण करे तो वो समझे कि भाई मैंने तो पूरे भारत कबीले के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, तो इस स्पेशल जगह का नाम क्या टक दिया, भरत। ठीक है, और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। फंडिंग द पास्ट, हाउ, हाउ का मतलब कैसे पता चलेगा कि भाई ये हुआ वो हुआ, कि किस सोर्स के द्वारा हमें पता चलेगा कि भाई ये कैसे हुआ होगा। तो पहला है मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि हस्तलिपि, रिटन बाय हैंड, मतलब कि जो हाथों के द्वारा लिखे जाते थे। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि राजा के दरबार में कुछ विद्वान होते थे, वो लिखते थे, उस वंश के बारे में लिखते थे, कुछ और ग्रंथ भी लिखते थे वो, लेकिन बेसिकली राजा अपने दरबार में उनको इसीलिए रखता था कि भाई वो, ताकि आने वाली पीढ़ियों को मेरे बारे में बताए। ठीक है, मेरे वंश के बारे में बताए। ठीक है, तो वो किस किस के ऊपर लिखते थे, एक तो लिखते थे वो पाम लीव्स और बिर्च ट्री बार। देखिए पाम लीव्स होता है ताड़, ताड़ की पत्ती। ठीक है, पाम लीव्स होता है ताड़ की पत्ती, और बिर्च ट्री बार्क होता है बोझ की छाल। भोज
की छाल। ठीक है, पाम लीव्स तो हो गया ताड़ की पत्ती, और बिच ट्री बार्क हो गया बोझ की छाल। ठीक है, तो ये उन पेड़ों पर लिखते थे, मतलब कि अब जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा पेड़ है या फिर उसकी टहनियाँ या पत्तियाँ कमज़ोर है तो उन पर तो लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो और ये मतलब कि बहुत ही मजबूत होते थे और ये खराब भी नहीं होते थे। ठीक है, और आगे इन संस्कृत प्राकृत और तमिल। देखिए अब मान लीजिए उन्होंने लिख तो दिया, अब उनकी कोई लैंग्वेज तो होगी, वो किसी ना किसी लैंग्वेज में तो लिखेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मिलते हैं? संस्कृत में मिलते हैं, एक तो मैन्युस्क्रिप्ट से, प्राकृत में मिलते हैं और तमिल में मिलते हैं। इन 3 लैंग्वेजेज में हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए जैसे जंगलों में कोई कबीला होता था। ठीक है, अब उन लोगों के पास तो विद्वानों को बुलाने के लिए पैसे नहीं हो गए और सोर्स नहीं हो गए। ठीक है, अब वो लोग कैसे लिखेंगे कि भाई वो आने वाले लोगों को कैसे बताएंगे कि भाई ये हो चुके हैं हमारे पास? तो वो क्या करेंगे, वो जैसे कोई पत्थर है, चट्टान है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ मतलब कि पिक्चर के द्वारा ड्रा कर देंगे। ठीक है, स्टोन और मेटल। ठीक है, स्टोन मतलब कि जैसे कोई मजबूत पत्थर है उसके ऊपर ड्रा कर देंगे वो लोग। ठीक है, अब उनको तो ये चित्रकारी आती होगी तभी तो करते होंगे वो। ठीक है, स्टोन पर कर देंगे या फिर किसी मेटल पर कर देंगे। ठीक है, जिससे कि भाई आने वाली पीढ़ियों को पता चल जाए कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे रहते थे, ये हमारे रीति रिवाज है। ठीक है, हैव स्क्रिप्ट्स लेटर और साइन, मतलब कि जो कुछ लिपियाँ मिली है वो लेटर के रूप में और साइन के रूप में मिली है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। ठीक है, थिंग्स मेड एंड यूज्ड इन पास्ट, मतलब कि भाई आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान क्या कहता है कि भाई कुछ चीज़ें पहले ही बनी और पहले ही यूज कर ली गई। ठीक है, तो वो क्या कैसे पता चला कि भाई ये पहले ही बनी और पहले ही यूज की गई है? ठीक है, तो उसके लिए हमारी एक ब्रांच होती है आर्कियोलॉजी, जो देखती है जो कि भाई ये कैसे बनी, कब बनी, कैसे यूज हुआ, इनका कैसे ख़त्म हो गई है। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट एग्जामिट, मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो एक्सप्लोर करता है इसको, मतलब कि एग्जामिट खुदाई करता है और पता लगाता है कि भाई ये कैसे हुआ होगा। ठीक है, बोन्स ऑफ एनिमल्स टू फाइंड व्हाट पीपल एट, मतलब कि जैसे कि हड्डियों से पता चल जाता है कि भाई लोग क्या खाते थे। ठीक है, अब क्या खाते का मतलब कैसे, हड्डियों से कैसे पता चलेगा? अब जैसे किसी छोटे जानवर की है, कुत्ते की है, ठीक है, तो कुत्ते से पता चल जाएगा कि भाई ये कुत्ते का शिकार करते थे, उसको खाते थे। ठीक है, अब मान लीजिए किसी बड़े जानवर की है, हिरण की है, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये हिरण का मांस खाते थे, हिरण का शिकार करते थे। ठीक है, जैसे किसी छोटे जानवर की है, मुर्गे की है, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई लोग मुर्गे को खाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं लाइफ डिपर्स। भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई उनका जीवन कैसा होगा। अब मान लीजिए एक किंग है और एक है ट्रेडर, तो उन दोनों का तो बहुत ही डिफरेंट होगा। तो किंग तो अपने उसमें रहेगा, अपने राज्य में रहेगा, लेकिन ट्रेडर पूरे मतलब कि ग्लोब पर जाएगा कि वहाँ पर देखेगा कि भाई क्या क्या सामान है, कैसे है। ठीक है, उसका तो डिफरेंट ही जीवन होगा किंग से। तो लाइफ डिपर्स भी हमें बताती है कि अब जैसे कि उन्हीं वैसे ही हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में, इनक्रिप्शन में लिखा मिलता है कि भाई किंग का जीवन ऐसा था, क्वीन का ऐसा था, मर्चेंट का, ट्रेडर का ऐसा था। ठीक है, वे सब भी हमें इनके बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए
भोजन भी हमारे मतलब कि वो एक डायनेस्टी को ख़त्म भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, देखिए कैसे अंडमान गेट ओन फूड्स। अब हम लोग जानते हैं कि अंडमान एक टापू पर है। ठीक है, टापू, तो वो लोग क्या करते होंगे कि भाई अब जैसे मतलब कि चारों तरफ पानी पानी है वहाँ पे, तो वो ऐसे तो करेंगे नहीं कि भाई हर बार पानी में नाव लेकर आए और जाएं। ठीक है, वहाँ से भोजन लेके आए और जाएं, ऐसे तो उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम लोग अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, गेट ऑन फूड। ठीक है, कि भाई वो लोग खुद खेती करेंगे या फिर जैसे कि फल खाकर वे जीवन व्यतीत करेंगे या फिर मतलब कि खुद का। ठीक है, और सिटीज होती है जैसे हमारे शहर, वो डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड सप्लाई। मतलब कि जैसे कि सिटी होती है, सिटी में तो हम लोग खेती नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, रूरल एरिया से भोजन की सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सब था। और इस अब आगे बढ़ते हैं वहन, कि ये सब कब हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, वहन। ठीक है, वहन देखिए, इसमें ये दो फुल फॉर्म है, ये आपको याद होनी चाहिए। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और एंड बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, चलिए इनके बारे में पता करते हैं। द एडी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, एडी और सी कॉमन एरा, बीसी इज बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बीपी अभी यूज़ नहीं होता वैसे तो इतना ज़्यादा, एडी और बीसी ही यूज़ होता है। ठीक है, देखिए ये होता है 1 0 0 यहाँ पे 0। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे इससे पहले होगा, ठीक है, वो होगा मतलब कि प्लस में। ठीक है, और इससे पहले होगा वो माइनस तो नहीं होगा, मतलब कि बिफोर ये कॉमन एरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इससे पहले। अब जैसे हम लोग क्या लिखते हैं 500 BC। ठीक है, ठीक है, 500 BC का मतलब क्या था, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि इससे पहले। ठीक है, अब आगे लिखेंगे 500 AD, तो इसके बाद। ठीक है, और जैसे मतलब कि हमें क्या पता चलता है कि भाई हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन कब थी, 2500 BC, वो यहीं से। ठीक है, अब 2500 BC तो ये हो गए, और हमारे 2021 आज के साल हो गए। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 4521 ईयर हो गए हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, तो ये सब टॉपिक था, हमारा फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे लोगों हमें टाइम के बारे में पता चलता है, किस किस रिसोर्स से हमें पता चलता है, कैसे मैन्युस्क्रिप्शन से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हमें पता चल सकता है, उनके जीवन के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, हम मैंने समय की बात की। ठीक है, तो अब अगले चैप्टर में हम आने कल को बात करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या है, मतलब ये लोग कैसे, मतलब कि डिटेल के बारे में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस सीरीज का पहला लेक्चर था। ठीक है, अब तो नाउ आप मेरे चैनल को पंकज आर्य को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए, थैंक यू।